हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रिंकर्स यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ शुभम एंड आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक समझने वाले विच इज़ जो हमारा फेड रेट है उसका मतलब क्या है एंड उसका इम्पैक्ट एंड इम्प्लीकेशंस क्या है ऑन द इकोनॉमी एज अ होल एंड ऑल्सो ऑन द इंडियन स्टॉक मार्केट्स एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर आपने लेटेस्ट न्यूज़ सुनी होगी तो उसमें द यूएस फेडरल रिजर्व रिड्यूस्ड इट्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स विच मेक्स इट द फर्स्ट रिडक्शन सिंस 2020, जो कि हमारा कोविड वाला लेवल था। The Federal Reserve also maintained its benchmark policy rate in the 5.25% to 5.5% range for 14 months, but रिडक्शन के बाद जो टारगेट रेंज है वो 4.75% से लेके 5% तक लाई गई है। नाउ जिस दिन रेट्स अनाउंस होने वाले हो उस दिन यूजुअली जो मार्केट्स होते हैं वो काफ़ी जिटरी होते हैं, काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं। एंड ये प्रैक्टिकली भी हम देख सकते हैं कि कल के दिन जो हमारा निफ्टी था एंड हमारा जो सेंसेक्स था वो काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा था। बट ऐसे टाइम में अगर अदर इंडेक्सेस देखे लाइक बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी कल बहुत ऊपर गया था बिकॉज इट वॉज एक्सपेक्टेड कि जो फेड है वो अपने रेट्स कट करेगा एंड कन्फ्यूजन था कि 25 बेसिस पॉइंट से करेगा कि 50 बेसिस पॉइंट से करेगा, जिसका एक बेनिफिट होगा हमारे फाइनेंस सेक्टर में। तो अगर 25 होता तो थोड़ा कम बेनिफिट होता, अगर 50 होता तो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होता। नाउ बिफोर वी गो ऑन टू द इम्प्लीकेशंस, लेट्स अंडरस्टैंड कि हु द फेड इज एंड बेसिकली उनका काम क्या है। सो हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी द यूएस फेडरल रिजर्व एंड राइट साइड में है हमारा आरबीआई। सो जो फेडरल रिजर्व है और जो फेड है इज़ अ सेंट्रल बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। नाउ जो हमारा फेड है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी एज अ होल। सो जैसा कि हमें पता है कि इंडिया में हमारी आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी मैनेज करती है, वैसे ही यूएस में जो फेडरल रिजर्व है वो यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी मैनेज करती है। उसके साथ साथ जो फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट को भी कंट्रोल करता है टू रेगुलेट things such as inflation or to manage unemployment and also to maintain the overall economic stability of the nation. तो जब फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट चेंज इंक्रीज करता है तब बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीज होती है, एज वेल एज जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो थोड़ी कूल डाउन होती है विच हेल्प्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। एंड ऑन द अदर साइड जब फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को कट करता है उस टाइम पे जो बोरोइंग होती है वो बोरोइंग यूजुअली रिड्यूस होती है एंड उसकी वजह से स्पेंडिंग बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाते हैं एंड ऑल ऑफ दिस इज़ डन टू एनकरेज द इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड एज आई सेड कि इंडिया में हमारा आरबीआई है जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी मैनेज करता है, तो हमारा जो इंडिया में जो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी है दैट इज़ आरबीआई। So now that we know who the Fed is and why do they change the interest rates, let's look at the effects after changing of the interest rate on the economy and on the stock markets as well. तो Federal Reserve जब भी changes करता है वो changes सिर्फ theoretically नहीं होते, you can practically experience those changes. वो changes होंगे आपकी इकोनॉमी में, वो चेंजेस होंगे आपके स्टॉक मार्केट्स में एज वेल एज जो बॉन्ड मार्केट्स है उसमें भी आपको चेंजेस क्लियरली दिखेंगे। सो व्हेन वी से कि फेडरल रिजर्व अपना इंटरेस्ट रेट चेंज करने वाला है, यूजुअली तीन ही पॉसिबिलिटी होती है कि एक तो वो बढ़ाएगा, एक तो सेम रखेगा या फिर वो डिक्रीज करेगा। सो जो भी इफेक्ट पड़ने वाला है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज में ही उसका मैक्सिमम इफेक्ट होगा। सो नाउ लेट्स सी what effects does increasing and decreasing interest rate have on economy, stock markets and bond markets. Now when the Federal Reserve increases the interest rates, उस टाइम पे the borrowing becomes more expensive for both the consumers as well as business. जो businesses होते हैं as well as जो consumers होते हैं दोनों के लिए borrowing बहुत costly हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारी borrowing reduce हो जाती है एंड since जो बोरिंग रिड्यूस हो जाती है उसकी वजह से स्पेंडिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट्स भी रिड्यूस हो जाते हैं विच स्लोज डाउन आर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। सो इसके साथ साथ जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं उसमें हमारे जो लोन्स होते हैं, जो मॉर्गेजेस होते हैं, उनका भी कॉस्ट बढ़ता है एंड इसी की वजह से जो कंज्यूमर स्पेंडिंग होती है वो भी डिक्रीज होती है। व्हेन द फेड डिसाइड्स टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि लोअर इंटरेस्ट रेट्स यूजुअली मेक्स द बोरोइंग चीपर, तो उसकी वजह से बोरोइंग बहुत ईजी हो जाती है एंड चीपर हो जाती है। उसकी वजह से जो कंज्यूमर्स होते हैं एज वेल एज जो बिजनेसेस होते हैं दे बोरो मोर एंड बेसिकली दे स्पेंड मोर एंड दे इन्वेस्ट मोर। नाउ ये इसीलिए किया जाता है टू स्टिमुलेट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टू इंक्रीज द डिमांड। नाउ ड्यूरिंग द इकोनॉमिक स्लोडाउन्स एंड रिसेशंस जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है दैट इज़ आवर फेडरल रिजर्व, वो यूजुअली रेट्स कट करते हैं टू बूस्ट द एक्टिविटी। तो ये तो हो गया हमारा इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल इकोनॉमी। इसके बाद लेट्स लुक एट द इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट्स। नाउ सिंस वी आर मोर इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट्स, इस पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। फेडरल रिजर्व जब इंटरेस्ट रेट चेंज करता है तो उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पे वो अभी हम देखेंगे। तो जब फेडरल रिजर्व अपने रेट्स इंक्रीज करता है तो व्हाट यू विल यूजुअली सी दैट अ हायर इंटरेस्ट रेट्स विल हैव और कैन हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट्स। नाउ ऐसा क्यों है?
This is because the companies face a higher borrowing cost, which basically reduces their ability to invest and grow. अगर कंपनी के पास पैसा ही नहीं है to invest and grow, तो ऐसे टाइम पे ऑब्वियसली जो कंपनी के बैलेंस शीट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, उस पर फ़र्क आएगा एंड उसी की वजह से हमारा जो स्टॉक मार्केट है उस पर भी निगेटिव इम्पैक्ट आएगा. ऐसे टाइम पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं दे यूजुअली शिफ्ट देयर मनी फ्रॉम स्टॉक्स टू बॉन्ड्स, बिकॉज यूजुअली जब हायर इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उस टाइम पे बॉन्ड्स आर मोर अट्रैक्टिव, विच लीड्स टू अ ड्रॉप इन स्टॉक प्राइजेस. उसके बाद जब फेडरल रिजर्व डिसाइड करता है कि नहीं अभी वी नीड टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट्स, तो ऐसे टाइम पे मार्केट्स के लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है. ये पॉजिटिव इसीलिए होती है बिकॉज जो बोरोइंग कॉस्ट होता है वो चीपर होता है एंड बेसिकली इट बूस्ट द कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड उसकी वजह से हमारा स्टॉक मार्केट भी बढ़ता है. ऐसे टाइम पे व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर लोअर, जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं दे यूजुअली मूव देयर फंड्स फ्रॉम जो लो रिटर्न बॉन्ड्स होते हैं उनमें से हटा के जो हमारे स्टॉक्स जो हाई रिटर्न्स दे रहे हैं उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं, विच यूजुअली लीड्स टू अप्रिसिएशन इन द स्टॉक प्राइजेस. नाउ सिंस हमने स्टॉक मार्केट्स का भी इम्पैक्ट देख लिया, उसके बाद हम देखेंगे कि बॉन्ड मार्केट्स में भी क्या इम्पैक्ट है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट स्टॉक मार्केट्स एंड बॉन्ड मार्केट्स एज वेल, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट्स का प्ले होता है, जब कम होता है, ज़्यादा होता है, सो यूजुअली इन्वेस्टर्स शिफ्ट फ्रॉम बॉन्ड मार्केट्स टू स्टॉक मार्केट्स टू बॉन्ड मार्केट्स टू अगेन स्टॉक मार्केट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इम्पैक्ट ऑन बॉन्ड मार्केट्स. तो व्हेन द फेडरल रिजर्व डिसाइड्स टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स, तो ऐसे टाइम पे जो बॉन्ड्स होते हैं उनके यील्ड्स जो होते हैं, उनके रिटर्न्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं. बट जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स होते हैं, जो बॉन्ड्स इशू किए गए हैं, उनकी वैल्यू डिक्रीज होती है. नाउ दिस हैपन्स बिकॉज जो ओल्डर बॉन्ड्स होते हैं विथ लोअर यील्ड्स दे बिकम लेस अट्रैक्टिव कंपेयर टू द न्यू वंस विथ हायर इंटरेस्ट रेट. अगर आपको कोई अभी एक बेटर अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो व्हाई वुड यू सेटल फॉर समथिंग लेस ना. तो इसी की वजह से जो ओल्डर बॉन्ड्स होते हैं उनकी वैल्यू कम होती है. सो कॉन्सिक्वेंटली द बॉन्ड प्राइजेस फॉल व्हेन इंटरेस्ट रेट राइज, जो पुराने वाले हैं वो, एंड जो नए वाले हैं, नए वाले में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाते हैं. सो व्हेन द फेडरल रिजर्व डिसाइड्स टू लोअर द इंटरेस्ट रेट, तो ऐसे टाइम में जो करंट बॉन्ड्स है, जो करंटली इशूड है, उनकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है बिकॉज उनके जो रिटर्न्स है, उनके जो यील्ड्स है वो काफ़ी हायर है. एंड ऐसे टाइम में जो नए बॉन्ड्स आने वाले हैं, ऐसे टाइम में उनकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है. नाउ यूजुअली एज इन्वेस्टर्स सीक बेटर रिटर्न्स, दे परचेज द एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स, जो कि उनकी प्राइसेस बढ़ा देता है एंड जो नए हैं उनके प्राइसेस कम होते हैं. नाउ इतने सब चीज़ों के बाद एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि अगर यूएस में कोई चीज़, अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट्स चेंज हो रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्यों पड़ रहा है, एंड अगर पड़ रहा है तो कैसे पड़ रहा है. तो उसका आंसर ऐसा है कि जो यूएस फेडरल रिजर्व है उसके जो चेंजेस है दैट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स इंडिया एंड अदर ग्लोबल इकोनॉमीज एज वेल ड्यू टू द इंटरडिपेंडेंस. अब वो इम्पैक्ट पॉजिटिव है, निगेटिव है, कैसा है, वो अभी हम देखेंगे. सो ब्रॉडली स्पीकिंग जो यूएस फेडरल रिजर्व के जो रेट्स जब चेंज होते हैं तो उसका इफेक्ट मेनली इंडिया में 3 चीज़ों पे होता है. द फर्स्ट इज़ द कैपिटल फ्लोज, सेकंड इज़ द रूपी एक्सचेंज रेट एंड थर्ड इज़ द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. नाउ यूजुअली जब फेडरल रिजर्व अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो उस टाइम पे जो यूएस एसेट्स है लाइक बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स जो होते हैं दे बिकम मोर अट्रैक्टिव विच ड्रॉज इन्वेस्टमेंट्स अवे फ्रॉम इंडिया. जब पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है तो ऐसे टाइम पे इट रिड्यूसेस द फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज इनटू इंडियन मार्केट विच लीड्स टू स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी एंड इवन पॉसिबल डिक्लाइंस. नाउ ऐसे टाइम में क्योंकि जैसे हमारे पास FIIs है, हमारे पास FPIs है, तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो ऐसे टाइम पे इनका इनफ्लो कम हो जाता है विच कैन लीड टू स्टॉक मार्केट डिक्लाइन. नाउ ऑन द अदर हैंड इफ वी कंपेयर दैट टू व्हेन द फेडरल रिजर्व कट्स द इंटरेस्ट रेट्स, तो ऐसे टाइम पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं दे यूजुअली सीक हायर रिटर्न्स इन इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया, लाइक विच बूस्ट द स्टॉक प्राइसेस एज वेल एज द लिक्विडिटी. तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारा जो इंटरेस्ट रेट के चेंजेस है उसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि इट हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन हमारे कैपिटल फ्लोज इनटू आवर कंट्री एंड उसका इफेक्ट हमारे स्टॉक मार्केट पे भी पड़ता है. जो हमारा सेकंड इम्पैक्ट आता है वो आता है हमारे रूपी एक्सचेंज रेट पे. नाउ ऐसे टाइम पे व्हेन द फेडरल रिजर्व्स डिसाइड टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, यूजुअली strengthens the US dollar which attracts the foreign investors who are seeking higher returns on US assets. तो ऐसे टाइम पे जो US डॉलर का डिमांड होता है वो बहुत बढ़ जाता है एंड उसी की वजह से जो उसका वैल्यू है रिलेटिव टू अदर करेंसीज इंक्लूडिंग हमारा इंडियन रूपी वो बढ़ जाता है. एंड कॉन्सिक्वेंटली उसका एक दूसरा इफेक्ट ऐसा होता है कि जो हमारा इंडियन रूपी है वो डिप्रिशिएट होना चालू हो जाता है. तो उसका इफेक्ट ऐसा पड़ता है कि सिंस हमारा इंडियन रूपी जब डिप्रिशिएट होता है तो जो हमारे इम्पोर्ट्स होते हैं वो इम्पोर्ट्स काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं एंड ऐसे टाइम में इट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू अ हायर इन्फ्लेशन. एंड इफ द फेडरल रिजर्व डिसाइड्स टू डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स, तो ऐसे टाइम में हमारा जो
यूएस डॉलर है वो यूएस डॉलर यूजुअली वीकन होता है बिकॉज इट मेक्स द यूएस एसेट्स लेस अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर्स विच लीड्स टू रिड्यूस डिमांड फॉर डॉलर्स एंड एज द डॉलर वीकन्स तो जो अदर करेंसीज है लाइक हमारे इंडियन रूपी दे मे स्टेबलाइज और इवन स्ट्रेंथन। सो हमारा जो रूपी है वो जब स्टेबलाइज होता है या अप्रिशिएट होता है तो ऐसे टाइम पे इट कैन ईज द इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड दैट हैपन्स बिकॉज जो हमारे कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स होते हैं वो यूजुअली रिड्यूस होते हैं एंड सिंस कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स रिड्यूस होते हैं सच एज हमारा जब ऑयल का कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है एंड अदर थिंग्स का कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है विच इज़ यूजुअली प्राइस्ड इन डॉलर, तो ऐसे टाइम में जो हमारा ओवरऑल इन्फ्लेशन होता है कंट्री का वो रिड्यूस होता है। इसके साथ जो हमारा थर्ड इम्पैक्ट है दैट इज़ आर इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। सो यूजुअली जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं इट कैन डायरेक्टली रेज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हमारे इंडियन फर्म्स के लिए विथ यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड डेट, क्योंकि ऐसे टाइम में फिर उनका प्रॉफिटेबिलिटी भी रिड्यूस होता है एंड ग्रोथ भी रिड्यूस होता है। सो वैसे ही व्हेन द फेडरल रिजर्व रिड्यूसेस द इंटरेस्ट रेट्स तो ऐसे टाइम में जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है फॉर इंडियन फर्म्स जो बाहर से बोरो कर रहे हैं तो ऐसे टाइम में इट इज़ बेटर फॉर देम। Now let's move on to another important topic, which is how the changes in interest rates by the Federal Reserve impacts the employment of the country. So to understand this effect better, we'll use a concept known as Phillips curve. So जो Phillips curve है, Phillips curve theory basically suggests that there is an inverse relationship between inflation and unemployment. उसका मतलब ऐसा है कि जब हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उस टाइम पे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस होती है एंड जब हमारा इन्फ्लेशन रिड्यूस होता है उस टाइम पे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होती है। मतलब जब हमारी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होती है तो हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है एंड हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जब इंक्रीज़ होती है तो हमारी एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होती है। इफ़ यू रिमेंबर जब इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस होते हैं तो हमारे इन्फ्लेशन में चेंजेस होते हैं एंड हमारे इन्फ्लेशन की चेंज की वजह से हमारे एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट में चेंजेस होते हैं जो कि हमें फिलिप्स कर्व बताता है। सो एज आई सेड हियर कि हमारे जो फेडरल रिजर्व जब इंटरेस्ट रेट को चेंज करता है तो उसका इफेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन पे एंड इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है उसकी वजह से हमारे एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट पे भी फ़र्क पड़ता है। नाउ व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स आर हायर तो ऐसे टाइम में जो इकोनॉमी है उसमें बोरोइंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फॉर बिजनेस एंड कंज्यूमर्स एज वी रिमेंबर फ्रॉम अर्लियर। तो ऐसे टाइम में जो इन्वेस्टमेंट्स है एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो लोअर हो जाती है विच यूजुअली इज़ लोअर फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड उस टाइम पे जॉब लॉसेस भी बहुत होते हैं। नाउ सिंस द डिमांड इज़ लोअर जो कंपनी होती है दैट कट्स बैक ऑन हायरिंग और इवन ले ऑफ वर्कर्स विच पोटेंशियली इंक्रीजेज द अनएम्प्लॉयमेंट। देन व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स आर यूजुअली लोअर तो उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ को एक बूस्ट मिलता है। यूजुअली द कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीजेस, यूजुअली कंपनी हैव अ लॉट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट्स लोअर है तो उसी की वजह से जो बोरोइंग कॉस्ट है वो चीपर हो जाते हैं। उसकी वजह से यूजुअली इन दीज पीरियड्स यूजुअली द बिजनेसेस try to invest in their expansion and hiring which usually increases the job creation which boosts the job creation. So जब हमारे इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस होते हैं उस टाइम पे हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है, उसी की वजह से हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज होता है एंड हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ता है। सो दिस इज हाउ अ चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स बाय द फेडरल रिजर्व इम्पैक्ट्स इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इट इम्पैक्ट्स आवर एंटायर लाइव्स। सो टू कंक्लूड, द रेट कट वॉज अ बिग स्टेप दैट वॉज टेकन बाय द फेडरल रिजर्व and it turns out that it will be very positive for the Indian economy and the Indian stock market as well. I hope this video was able to add some value and I hope you learned something new today. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, do share it with your friends and subscribe to Tinker's YouTube channel for more such informative content. Thank you.